वेलकम टू द लेक्चर 4। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इसके अंदर हम देखेंगे बायोगैस प्रोडक्शन। इसके पहले जो लेक्चर थर्ड था इसके अंदर हमने देखा था रोल ऑफ माइक्रोब फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे बायोगैस प्रोडक्शन, जिसके अंदर हमको देखना है कि जो बायोगैस होता है उसको डिफरेंट नेम भी है, जैसे लाइक बायोगैस, सीवेज गैस, स्लज गैस, क्लारोक्लार गैस, मार्श गैस। तो ये डिफरेंट नेम है बायोगैस के। और बायोगैस जो फ्यूल प्रोड्यूस करेगा वो फ्यूल होता है क्लीन फ्यूल। हम यहाँ पर माइक्रोब का रोल देख रहे हैं। और ये जो बायोगैस है ये इफिशियंट होता है एज कम्पेयर टू द बर्निंग ऑफ वुड। अब देखिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। अगर देखा जाए, देखो इंडिया में पहले चूल्हों का यूज ज़्यादा होता था, चूल्हा जहाँ पर लकड़ी को जलाते थे। तो लकड़ी जलाने के बाद हमको पता है, देखो जब वुड का बर्निंग होगा, जब वुड का बर्निंग होता है, बर्निंग, तो तब वहाँ से येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, येलो कलर फ्लेम। और जब येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है तो वहाँ से क्या होगा, गैस प्रोड्यूस होता है, मतलब सॉरी गैस नहीं, स्मोक बोलेंगे हम इसको। जो स्मोक प्रोड्यूस होता है वो स्मोक हमको पता है कि पोल्यूशन क्रिएट करेगा, एयर पोल्यूशन। पर जो हम बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पर जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है वो रहती है ब्लू कलर की, ब्लू कलर फ्लेम। और यहाँ से कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता। घर पे देखो जो हम गैस लगाते हैं येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है, उससे कोई स्मोक नहीं निकलता। तो ये क्लीन फ्यूल है, दिस इज क्लीन फ्यूल, कोई पोल्यूशन नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम वुड ले रहे हैं, तो वुड में भी फ्रेश पार्ट भी कट कर सकते हैं कुछ लोग। और वुड कट करेंगे तो वो प्लांट कट किए जैसा है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जो वेस्ट है लकड़ी उसको कट करके अगर हम जलाने के लिए यूज़ किए दैट इज़ ओके, पर कोई प्लांट का फ्रेश पार्ट कट नहीं करना चाहिए। तो बायोगैस का एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर देखिए बायोगैस के लिए हमको प्लांट को कट करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बायोमास यूज़ कर रहे हैं। जो भी प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, एनिमल का एक्सट्रैक्ट है, एनिमल की यूरिन है, और क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है उसका चार्ट है आगे। तो वो हमको यानी कि विदाउट कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म किए हुए हमको मिल रहा है, और उससे हमको फ्यूल मिल रहा है। तो बायोगैस बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है। और बायोगैस अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं। बायोगैस अगर हम इंस्टॉल करें तो हम फॉरेस्ट को भी बचा सकते हैं। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। तो देखिए बायोगैस प्रोडक्शन देख रहे हैं, इसके अंदर हमको क्या क्या देखना है, तो वन बाय वन बोलते हो। देखिए अगर हम इस बायोगैस में देख रहे हैं तो देखो बायोगैस क्या है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस मतलब पहले तो एक हमको मिलेगा इसके अंदर मीथेन, फिर CO2, फिर H2O। तो ये, और कहाँ से मिल रहा है ये हमको, डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स से, डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर किसके वजह से, बाय एक्टिविटी ऑफ वेरियस माइक्रोब, बाय एक्टिविटी ऑफ वेरियस माइक्रोब। तो इनसे हमको बायोगैस प्रोडक्शन करना है। तो ये जो वेरियस माइक्रोब है, मोस्टली इसके अंदर जो माइक्रोब यूज हो रहे हैं वो सभी लगभग अनएरोबिक माइक्रोब्स हैं, anaerobic microbes. So these microorganisms in biogas production are mainly are facultative as well as strict anaerobic. They may be facultative or strict anaerobes. strict anaerobes. तो ये ऐसे रहेंगे देखिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इनके अंदर देखा जाए तो वो रहेगा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका नाम भी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, या इसको मिथेनोकॉकस बोलते हैं, मिथेनोकॉकस, मिथेनोकॉकस। तो मिथेनोजेनिक मतलब समझ में आ रहा है, जेनिक मतलब प्रोड्यूसर, तो ये रहेगा। तो इसका नाम याद रखने का। और अदर अगर बैक्टीरिया देखें तो इसके अंदर इनके नाम आते हैं, देखिए यहाँ पर बैसिलस का भी रोल है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सेल्यूलोमोनास, ये भी काम को आएगा। इन सब माइक्रोब के नाम याद रखना है, सेल्यूलोमोनास। उसके बाद क्लस्ट्रोडियम, क्लस्ट्रोडियम ये जो इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद और एक है रूमिनोकॉकस, नाम से समझ में आ रहा है देखिए, रूमिनो का मीनिंग क्या होता है, रूमिनेंट। तो इनको कहा जाएगा रूमिनोकॉकस बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड होते हैं अनोरोबिक कंडीशन में, और जो स्लश फॉर्म होता है ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे इनको यूज़ किया जाएगा। सो दिस बैक्टीरिया आर मोस्टली फाउंड इन द अनएरोबिक स्लज,
ये कहाँ पर मिलेंगे? तो ये मिलते हैं हमको अनऑर्बिक स्लज में। और कब फॉर्म हो गए? ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, फॉर्म ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, देखिए वहाँ पर मैंने आपको बोला कि सीवेज ट्रीटमेंट जब होता है टर्शियरी ट्रीटमेंट के अंदर अनऑर्बिक माइक्रोब्स इन्वॉल्व हो रहे थे, और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट थी वहाँ पर क्या हो रहे थे? एरोबिक माइक्रोब्स इन्वॉल्व हो रहे थे। तो इनके नेम याद रखने का। उसके बाद देखिए कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, इसके अंदर क्या क्या रहेगा? कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। अब इसके अंदर अगर मेनली देखा तो देखिए जो पूरी प्रोसेस होने के बाद जब बायोगैस प्रोड्यूस होगा तो आपको यहाँ पर एक कंपोजिशन याद रखना ज़रूरी है। देखिए इसलिए मैं इंक चेंज करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए तो कंपोजिशन में अगर देखा जाए तो मेन प्रोडक्ट तो हमारा यही है मीथेन। तो जो मीथेन प्रोड्यूस होता है तो उसका परसेंटेज रहेगा 50 to 70% ऑफ द मीथेन। ये है हमारा मीथेन, CH4 मीथेन। और ये जो गैस है देखिए ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, जल्दी यानी कि फायर को कैच करता है, फायर प्रोड्यूस होती है। तो ये याद रखें, दिस इज हाईली इन्फ्लेमेबल, दिस इज हाईली इन्फ्लेमेबल। अदर गैसेस में अगर हमने देखा तो उसके अंदर मोस्टली प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका प्रोपोर्शन रहेगा नियर अबाउट 30 to 40%, और 10% प्रोड्यूस होता है हमारा मिक्सचर ऑफ गैसेस। अदर जो रिमेनिंग गैसेस है तो वो प्रोड्यूस होंगे 10% मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, H2S प्रोड्यूस होगा। और अगर हमने इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखी, ये जो मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है इसकी अगर कैलोरीफिक वैल्यू देखें तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है नियर अबाउट 4429 कैलोरी पर मीटर क्यूब। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन गैसेस, ये अगर देखा जाए तो ये याद रखना है 29 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब एट 50% ऑफ द मीथेन कंटेंट, मीथेन कंटेंट। ये तो देखिए ये है हमारा बायोगैस के लिए। तो इतना डेटा पहले याद रखने का। अब इसके बाद मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि कौन कौन से मटेरियल है जो हमको लगने वाले इस बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए। तो हम अब देखेंगे कि सबस्ट्रेट या सब्सटेंस जो यूजफुल होता है बायोगैस प्रोडक्शन में। तो ये देखिए यहाँ पर नेम दिए, एनिमल वेस्ट लगेगा लाइक कैटल डंग, उनकी यूरिन, बफेलो का डंग, यूरिन, गोट और शीप उनका डंग या यूरिन ले सकते हैं। मतलब देखिए जहाँ पर भी फार्मिंग हो रहा है, एग्रीकल्चरल फार्म है, तो वहाँ पर जो एनिमल्स है वो एनिमल से जो निकलने वाला वेस्ट है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब देखिए वेस्ट से हम यूज़फुल कर रहे हैं। आपको ये 3R पता दोगे, देखिए रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़। ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। ये ऐसा एरो आता है, देखिए ऐसा ऐसे ऐसे 3 एरो होते, देखिए कभी आपने देखा होगा। देखिए तो ये इम्प्लीमेंटेशन, ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। और बायोगैस इंस्टॉलेशन ये अच्छा रहेगा क्योंकि इससे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। हालांकि मीथेन जो गैस है वो पोल्यूटेंट है, पर हम यूज़ कर रहे हैं उसको, एयर में रिलीज नहीं कर रहे। एयर में रिलीज किया दैट इज हार्मफुल। उसके बाद देखिए स्लॉटर हाउस वेस्ट, जहाँ पे कत्ल खाना होता है, एनिमल को मारते हैं, तो वहाँ पे उनका जो ब्लड है, जो वेस्ट है, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है इस बायोगैस प्लांट के अंदर। उसके बाद एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट में देखेंगे हम इकोरिया, जिसको कहा जाता है वाटर हिसिनथ, या इसको क्या बोलते हैं हम, टेरर ऑफ बंगाल, करेक्ट। उसके बाद अलगी को भी यूज़ किया जाता है, ये भी रहेंगे। उसके बाद बाय प्रोडक्ट और वेस्ट, इसके अंदर आएगा बैगिस, उसके बाद ब्रांड, उसके बाद जो टोबैको वेस्ट है, तो ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो एग्रीकल्चर फार्म है वहाँ का क्रॉप रेसिड्यू, मतलब क्रॉप स्टबल, जो स्ट्रॉस है वो, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट, फॉडर कड़वा बोलते हैं इसको। उसके बाद कॉटन, उसके बाद जूस के जो स्टिक्स है उनको यूज़ किया जाता है। फॉरेस्ट रेसिड्यू में अगर देखा जाए तो प्लांट का जो बार्क्स है, बार्क,
या ब्रांचेस, लीफ, ट्विंग, ये सब यूज़ करती है। जितने भी पार्ट हैं सभी को कहा जाएगा बायोमास। यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है आपको, इन सभी के लिए कॉमन वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं बायोमास। तो ये नाम याद रखिए। उसके बाद अगर ह्यूमन वेस्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पर आता है नाइट सॉइल। नाइट सॉइल मतलब ह्यूमन फेसेस, जो वेस्ट मैटर है ह्यूमन का, एक्सक्रीटा और यूरिन, ये भी यूज़ किया जाता है। आप देखते हो मतलब कहीं पर अपार्टमेंट है ऐसे, वहाँ पर बहुत सारे रूम है, ये ऐसे फ्लैट्स है बहुत सारे, तो वहाँ पर देखिए ऊपर अगर देखें तो एक ऐसा एक कॉमन पाइप होता है बड़ा, ये जो पाइप होता है ना बड़ा सा, ये ऐसा, तो ये जो पाइप होता है देखिए, ये जो नीचे गटार होता है जहाँ पर ये वेस्ट जो सभी ह्यूमन का है वो एक्यूमुलेट होता है, तो ऊपर ये पाइप होता है देखिए। इन पाइप के अंदर भी अगर गैस देखा जाएगा तो वो रहेगा CH4, मीथेन रहता है यहाँ पर। तो इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। उसके बाद अर्बन सॉलिड। अर्बन सॉलिड मतलब जो सिटी के अंदर जो सॉलिड वेस्ट है, लाइक पेपर है, डोमेस्टिक वेस्ट है, तो ये यूज़ किया जा सकता है। इसके ऊपर अगर एक केस स्टडी अगर देखा जाए, केस स्टडी, एक सीरियल आता था देखिए पहले टीवी पर जिसका नाम था सत्यमेव जयते। तो उसके अंदर एक पर्सन को बुलाया गया था जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो वो क्या करते थे कि जो भी वेस्ट है उसको यूज़ करते थे वो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, और 24 आवर वो बिजी रहते थे, ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करके वो अच्छी चीज़ें बनाते थे। तो उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में 6 बजे उठकर वो जितने भी होटल है उनका वेस्ट लाते थे। उसके बाद नंबर 2 उन्होंने ये किया कि जो स्लॉटर हाउस होता है वहाँ पर क्या करते लोग अपने जो काऊ रहते हैं, बफेलो होते हैं, उनको बेच देते, जिनका काम नहीं उनको। तो वहाँ पे उनका कत्ल होता है जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब एनिमल को मारना। तो उन्होंने इस इंटेंशन से सोच ली कि एनिमल को कट करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने वो सब एनिमल को ला लिया। कौन से एनिमल, जिनको स्लॉटर हाउस में कट नहीं करना है और जो ना मिल्क दे सकते हैं ना ही वो हार्ड वर्क कर सकते हैं। जो मिल्क देते हैं उनको कहा जाता है मिलाच एनिमल, जो हार्ड वर्क करते हैं उनको कहा जाता है ड्रॉट एनिमल। तो इनको इन्होंने ला लिया। अब जो वेस्ट ला लिया इन्होंने डिफरेंट होटल से, बहुत कम रेट पर लिया, वो इनको दे दिया। जिनको, ये जो काऊ बफेलो जो है इनको, तो उनका काम सिर्फ इतना ही था कि खाना खाना और गोबर जो है वो प्रोड्यूस करना है, वेस्ट प्रोड्यूस करना है, और उसी को गोबर गैस में यूज़ करेंगे और गोबर गैस प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हीट मिलता है, लाइट मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, और हम एनवायरनमेंट को सेव करें। सो दैट इज़ गुड इनिशिएटिव। तो ये थी यूजफुल सबस्ट्रेट इन बायोगैस प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मिथानोबैक्टीरिया, जिसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। दिस इज मिथानोबैक्टीरिया, ये जो दिख रहा है देखिए कैसा इनका नेचर, तो हमने बोला कि ये अनारोबस है, दीज आर अनारोब्स। तो बायोगैस में देखे थे यहाँ पर मिक्सचर ऑफ गैसेस दिख रहा है हमको, मेनली मीथेन प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब सच एज मिथानोजन, और मिथानोजन ग्रो अनारोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल। सेल्यूलोजिक मटेरियल मतलब जो सेल्यूलोज है, यहाँ पर देखो बायोगैस का इंस्टॉलेशन हो रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक तो हम हमारे पास ये सॉइल है, तो यहाँ पर एक गड्ढा खोदकर इसके अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं नीचे ऐसा। आगे मैं कंस्ट्रक्शन बताऊंगा इसका कि कैसा हो रहा है और क्या हो रहा है ये सब। तो अलॉन्ग विथ CO2 और H2 प्रोड्यूस हो रहा था मिथानोबैक्टीरियम से। परसेंटेज कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये सब मैंने आपको बोला। तो मिथानोबैक्टीरियम फाउंड इन अनोबिक स्लज, रूमेन ऑफ कैटल। रूमेन मतलब क्या है, जो हर्बीवोरस एनिमल है, जो वेजिटेरियन एनिमल है। फॉर एग्जांपल कैटल्स अगर देखें तो हमको पता है उनका खाना होने के बाद वो मस्त एक वाटर जो रहता है वहाँ पर जाकर बैठता है, उनके लिए वो स्विमिंग पूल है। तो वहाँ पर बैठने के बाद उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग रहती है, तो उनको कहा जाता है, उनके अंदर होता है रिगुलेशन। तो रूमिनेट एनिमल कहा जाता है उनको, जो उन्होंने खाना खाया वो स्लोली स्लोली वो डाइजेस्ट करते हैं। तो उनके लॉन्ग इंटेस्टाइन में भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, जिसको यूज़ किया जा सकता है कुकिंग और लाइटिंग के लिए। तो ये एप्लीकेशन है बायोगैस का। कैटल डंग को बोलते हैं गोबर, इसलिए जो मीथेन गैस है, बायोगैस है, उसको गोबर गैस भी कहा जाता है, ये एक नेम है गोबर गैस। सो डंग इज यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन दिख रहा है हमको, दीज आर द पार्ट्स ऑफ बायोगैस। अब देखिए ये जो सॉइल है, इस सॉइल के अंदर यहाँ पर गड्ढा खोदा है। अब गड्ढा खोदने के बाद पिट बनाना पड़ेगा हमको। अब यहाँ पर ये जो पिट दिख रहा है देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम,
जो डंग वेस्ट है वो अलॉन्ग विद द वाटर हमको ऐड करना है। डंग वेस्ट प्लस वाटर ऐड कर सकते हैं, या उसके अंदर ऑलरेडी वाटर है तो ज़्यादा वाटर ऐड करने की फिर ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक कॉन्क्रीट टैंक लेंगे 10 to 15 feet deep to collect the bio waste and slurry of dung. A floating cover is placed over the slurry. अब यहाँ पर ये जो देखिए ये है डाइजेस्टर और यहाँ पर प्रोड्यूस होगा स्लरी, ये जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर प्रोड्यूस होगी स्लरी, और यहाँ पर रहता है डाइजेस्टर, ये ऐसे। डाइजेस्टर मतलब देखो जैसा हमारा मिक्सचर होता है, देखिए घर पे ऐसा मिक्सचर होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर ब्लेड्स रहते हैं देखिए, उसके अंदर हम कुछ डालें और जैसे मशीन चालू करें तो वो ब्लेड क्या करता है, जो भी चीज़ पहले हार्ड थी उसको कट करके उसके एकदम स्मॉल पीसेस बनाएगा। तो वैसे यहाँ पर डाइजेस्टर भी क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल सब्सटेंस है उसको सिंपल और सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। कौन? ये डाइजेस्टर। इसलिए इसका नाम देखिए डाइजेस्टर दिया है। ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा अलॉन्ग विद द माइक्रोब्स कॉम्प्लेक्स insoluble substance into simple and soluble substance। जैसे कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा मोनोसैकेराइड में, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड में, फैट को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में। तो देखिए फ्लोटिंग राइसिंग द बायोगैस प्रोड्यूस। अब जब देखिए यहाँ पर बायोगैस प्रोड्यूस होता है, इसके ऊपर एक ऐसा डोम होता है, देखिए ये ऐसा डोम मेटल का, ये ऐसा ये लगा वाला। तो जैसे बायोगैस प्रोड्यूस होता है तो ये जो डोम लगा वाला ऊपर का, ये फ्लोट होना स्टार्ट होता है। किसके वजह से? ये जब गैस प्रोड्यूस हो गया, मीथेन, CO2, H2, H2S, तो ये जब गैस प्रोड्यूस होता है तो ये फ्लोट होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर यहाँ से एक वाल्व कनेक्ट किया वाला था, दिस इज कॉल्ड एज वाल्व। ये रहता है वाल्व, जिसके अंदर से गैस एक बार प्रोड्यूस हुआ और रेगुलेटर ऑन किया तो वो ओनली वन डायरेक्शन में ही जाएगा, किसी भी कंडीशन में रिवर्स नहीं आता। ये जो गैस है इसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड अप ये। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्लज है, दिस इज स्लज। ये जो डंग और वेस्ट है इसको इनलेट कहा जाता है। इनलेट मतलब जहाँ से हम ऐड करें, इनलेट। ये जो पार्ट है ये रहेगा आउटलेट, यहाँ पर आउटलेट को ये नाम दिया, पर यहाँ पर वाल्व बोलना पड़ेगा, टू सप्लाई बायोगैस। एंड आउटलेट इज ऑल्सो रिमूव, यानी कि देखिए ये है आउटलेट, टू रिमूव द स्पेंट स्लरी, मतलब जो यूज़ हो जाती, जो यूज़ हुआ था, जो यहाँ पर स्लरी जो प्रोड्यूस हुआ था, गैस प्रोड्यूस होने के बाद इसको कलेक्ट किया जाता है और इसको एज अ फर्टिलाइजर बोलकर यूज़ किया जाता है। सो दिस इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। दिस इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एज यूज़ किया जाता है जो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होगा। तो मतलब देखो हमको यहाँ से क्या क्या मिला, यहाँ से हमको मिल रहा है लाइट, हीट, लाइट, उसके बाद हमको यहाँ से मिल रहा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और फ्यूल कैसा, ये दिस इज क्लीन फ्यूल। कैलोरिफिक वैल्यू अभी मैंने बोला आपको 4429 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। तो ये इसकी कैलोरिफिक वैल्यू देखिए इस बायोगैस की। तो इसका कंस्ट्रक्शन में याद रखिएगा, इनलेट कहाँ पर है, आउटलेट कहाँ पर है, डाइजेस्टर कहाँ पर है, डोम कहाँ पर है, वाल्व कहाँ पर है, ये सब नाम याद रखना आपको। तो ये दिखने को आपको ऐसा दिख रहा है, पर देखिए आप बोलोगे यहाँ से ये कैसे जा रहा है, फिर नीचे से अगेंस्ट ग्रेविटी ये कैसे जा रहा है। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, यानी कि इसके पाइप दूर लगा हुआ लेते हैं हॉरिजॉन्टली, तो निकलने के लिए ईजी जाता है। yes. ये आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये जो बायोगैस लगा हुआ ये, इसके लिए ऐसा आउटलेट और इनलेट यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और ये जो दिख रहा है ये ऊपर का डोम है, और यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे आउटलेट लगाया जाएगा इसका, ये जो दिख रहा है देखिए आउटलेट लगाइए और वहाँ से गैस कलेक्ट करें, और इसको यूज़ भी किया जाता है देखिए व्हीकल पर्पज़ के लिए भी। तो अब अगर हम देख रहे हैं कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, अगर ये देखेंगे
तो इसके अंदर देखिए द टेक्नोलॉजी फॉर बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप इन द इंडिया बाय IARI एंड KVIC। IARI कहाँ पर है तो ये समझ में आ रहा है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो इंस्टीट्यूट है ये इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में, दिल्ली। तो ये और KVIC मतलब खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये दोनों नाम याद रखना, IARI एंड KVIC। अब ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। और बायोगैस प्लांट ये लार्ज रहता है, इसको 10 to 15 मीटर डीप रहेगा, ये 10 to 15 मीटर डीप इन कॉन्क्रीट और ब्रिक लाइंड बाय द एयर टाइट सिलेंड्रिकल टैंक, जिसको कहा जाएगा डाइजेस्टर। और इसके अंदर क्या रहेगा, चार्ज पिट मतलब जिसके अंदर से हम क्या करें, इसके अंदर फीड ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, चार्ज पिट बताता हूँ। चार्ज मतलब हम इसके अंदर जो मटेरियल ऐड कर रहे हैं उसको कहा जाता है चार्ज। तो यहाँ से हम इसके अंदर जो बायोमास ऐड कर रहे हैं उसको कहा जाएगा चार्ज। तो इसके अंदर क्या करेंगे, चार्ज पिट ऐड करेंगे फॉर द पैसेज ऑफ स्लरी इनटू डाइजेस्टर एंड अ फ्लोटिंग गैस होल्डर ऑफ मेटल विथ एन आउटलेट ऑफ गैस एंड अ पिट फॉर रिमूवल ऑफ स्लज और मैन्यूअर। हियर इज द स्लज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैन्यूअर, स्लज मैन्यूअर और ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर जो है, तो इसको यूज़ करेंगे। एंड रॉ मटेरियल अभी मैंने बोला कि रॉ मटेरियल क्या क्या था, पीछे पूरा लिखे वाला रॉ मटेरियल। तो उसके अंदर याद रखें कि बायोगैस में यहाँ पर रॉ मटेरियल हम क्या क्या यूज़ कर रहे थे, मेनली यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा वो रहेगा काउडंग, उसके बाद रहेगा उसके अंदर नाइट सॉइल, उसके बाद फार्म रिफ्यूज, उसके बाद वाटर वीड जो मैंने आपको अभी बताया था, वाटर इसमें, और अदर ऑर्गेनिक वेस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब ये जाएगा इसके अंदर वर्क करने के लिए और ये कन्वर्ट हो जाता है, ये जितना भी मटेरियल है देखिए ये विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब नियर अबाउट 90% पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा ये स्लरी में। इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू द स्लरी, जो भी हमने इसके अंदर रॉ मटेरियल ऐड किया था। अब कैटल डंग कंटेन मिथानोबैक्टीरियम एंड अदर मिथानोजन विच आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द rumen of cattle for aiding the digestion of cellulose, and an inoculum can also be provided when gobar gas plant is initiated। मतलब इसके अंदर हम मिथानोजन्स ऐड कर सकते हैं। तो जो बायोगैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है देखिए, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं बायोमास, इससे जब स्लरी प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके अंदर मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। नाम याद रखें, ट्रिक है ये तो वैसे एक DAM, डैम पता है आपको, डैम या तो उल्टा वर्ड अगर ये रीड किया नीचे से ऊपर तक तो वो होता है मैड। तो डैम मतलब यहाँ पर डीकम्पोजिशन होगा, एसिडोजेनेसिस होगा, मिथानोजेनेसिस होगा। तो ये तीनों टेक्निक होते हैं। तो ये 1 by 1 बोलूँगा मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोल देता हूँ, ये तीनों टेक्निक इंपॉर्टेंट है। देखिए तो बायोगैस प्रोडक्शन में मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले अगर हम स्टेप देखेंगे तो वो रहेगा सोल्यूबलाइजेशन, और इसको कहा जाएगा डीकम्पोजिशन। तो अब देखिए ये जो टेक्निक है, अभी इस टेक्निक में मैंने आपको बोला कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसके अंदर मेनली द ऑर्गेनिक वेस्ट जो कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं सिंपल और सोल्यूबल सब्सटेंस। तो यहाँ पे अगर जो ऑर्गेनिक वेस्ट देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं लिपिड, प्रोटीन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, उसके बाद लिग्निन तो बहुत हार्ड होता है। देखो इसको डिकम्पोज करना ईजी नहीं है। लिग्निन आपको पता है कि वन ऑफ द हार्डेस्ट कॉम्पोनेंट होता है जो कोकोनट की शेल में होता है। ये अगर कोकोनट है तो कोकोनट के अंदर हमको पता है, देखिए बॉइल्ड अगर हम जो मेटल है आयन, इसको मेल्ट होने के लिए 1700 डिग्री तक का टेम्परेचर लगता है, 1600 से ज़्यादा। तो वो जो
मोल्टन आयन है वो भी हम अगर कोकोनट में डालेंगे तो ये ब्रेक नहीं होता बिकॉज ऑफ लिग्निन। इस लिग्निन को डिकम्पोज कौन कर सकता है? तो ये बेसिडोमाइसिड्स जो कि हायर फंगा है, एडवांस फंगा है, वो इसको डिकम्पोज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लिग्निन है इसको डिकम्पोज करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, बायोगैस जनरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ फैकल्टेटिव अनोर्बिक डिकम्पोजर ऑफ एक्टिव। तो क्या होगा यहाँ पर, इन द फर्स्ट फेज, इन द फर्स्ट फेज या स्टेज बोलेंगे ऑफ जनरेशन ऑफ बायोगैस। जो यहाँ पर बायोगैस, वैसे फॉर्म होने के लिए बायोगैस तीनों स्टेप्स लगते हैं, पर यहाँ पर मैं बोल रहा था जनरेशन के लिए। वहाँ पर बोलता मुझसे बोला गया कि फॉर्म नहीं होगा, जनरेशन जब स्टार्ट है इसका तो तब जनरेशन। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूज हो गया यहाँ पर, फैकल्टेटिव अनएरोबिक डीकम्पोजर, अनएरोबिक डीकम्पोजर ये यूज किए जाते हैं। डीकम्पोजर्स आर एक्टिव, ये रहेंगे एक्टिव वहाँ पर। तो इससे ये होगा, तो ये जो फैकल्टेटिव अनएरोबिक डीकम्पोजर है इनका काम क्या है, इनका काम ये रहता है कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिंथेसाइज करता है। हाइड्रोलाइटिक मतलब विद हेल्प ऑफ वाटर वो डीकम्पोज करेंगे कॉम्प्लेक्स इंसोल्यूबल सब्सटेंस को, सो दे विल सीक्रेट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन से, अगर ये देखें तो ये रहेगा लाइपेस, सेल्यूलोज को कौन ब्रेक करेगा, सेल्यूलेस, प्रोटीन को ब्रेक करेगा प्रोटीएस, पेप्टाइड को ब्रेक करेगा पेप्टिडेस। तो ये जो एंजाइम है रिस्पेक्टिव जो बायोमास है, न्यूट्रिएंट है उस प्लांट के अंदर, उनको ये डीकम्पोज करेंगे। तो एंजाइम क्या करते थे हमको पता, देखिए इनका काम ही क्या है, जो चीज़ कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल है उसी को वो किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल एंड सोल्यूबल सब्सटेंस में। यही तो इनका काम है, सोल्यूबल सब्सटेंस। इस प्रोसेस को ही तो बोला जा रहा है सोल्यूबलाइजेशन, इसी प्रोसेस को बोला जा रहा है सोल्यूबलाइजेशन। तो ये होगा, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल जो पॉलीमर है, पॉलीमर्स वो कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू द सिंपल सोल्यूबल एंड मोनोमरिक सब्सटेंस। मोनोमेरिक मतलब जो पॉलीमर है उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मोनोमर्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा इस स्टेप में इतना हो जाएगा, जो फर्स्ट स्टेप है सोल्यूबलाइजेशन। तो ये पूरा एक बार रिवाइज कर सकते हैं आप पॉज करके। अब नेक्स्ट स्टेप बोल रहा हूँ मैं, देखिए अब नंबर 2 स्टेज है एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस नाम से समझ में आ रहा है, एसिड फॉर्मेशन होगा और विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। पर यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया वो एरोबिक है, वैसे तो इसके अंदर मोस्टली एनारोबिक इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो जो मोनोमर थे जो चेंज हुए इनटू द ऑर्गेनिक एसिड, तो विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेटिंग माइक्रोब जो है, जैसे एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर जिसको बोलते हैं, तो वो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक एसिड जो प्रोड्यूस होगा तो वो रहेगा इसके अंदर एसिटिक एसिड। तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, जो मोनोमर्स है, मोनोमर्स आर चेंज्ड, monomers are changed into organic acid, into organic acid। organic acid मतलब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैंने अभी बोला organic acid with the help of fermentating bacteria, with the help of fermentating microbes। और वो माइक्रोब यहाँ पर कौन सा है, तो इसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में, एसिटोबैक्टर एसिटी, ये माइक्रोब रहेगा। तो इसके अंदर देखिए द मोस्ट कॉमन एसिड अगर देखा क्या प्रोड्यूस हो रहा है तो वो रहेगा एसिटिक एसिड। द मोस्ट कॉमन एसिड प्रोड्यूस्ड इज एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा और जब ये रिएक्शन होती है एसिडोजेनेसिस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इनके नाम भी याद रखना, हाइड्रोजन and carbon dioxide CO2 are produced as बाय प्रोडक्ट। तो ये एज अ बाय प्रोडक्ट बोलकर ये तैयार होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब देखिए यहाँ पर मेनली क्या होता है, ये जो सेल्यूलोज दिखता है हमको,
सेलुलोज या जो हेमी सेलुलोज है, इन सभी के नाम याद रखिए, आपको इजी जाएगा। उसके बाद जो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है प्लांट के अंदर, जो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, फैट है, प्रोटीन है, ये सब का कन्वर्शन हो रहा है देखिए सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस। तो ये जितने भी दिख रहे हैं देखिए, ये जो सभी सब्सटेंस है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, फैट है, प्रोटीन है, तो ये सब किस में कन्वर्ट होता है? ये सब कन्वर्ट हो गए मोनोमर में। अभी ये जो सब दिखाई दे रहा है आपको, ये सब है पॉलीमर। राइट नाउ दीज ऑल आर पॉलीमर्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल, दीज आर कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल। और ये जो मोनोमर है यही कन्वर्ट किस में हो रहे थे अभी? ऑर्गेनिक एसिड। और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? मैंने अभी आपको बोला एसिटिक एसिड, ये एसिड प्रोड्यूस होगा। और ये जो स्टेप है ये नंबर 2 स्टेप है। देखिए यहाँ पर मैं कलर से लिखता हूँ, मतलब याद रहेगा आपको। यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है ना, इसको कहा जाएगा सोल्यूबलाइजेशन, या इसको कहेंगे हम डीकम्पोजिशन। और ये जो सेकंड स्टेप है जहाँ पे ये एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को कहा गया है एसिडोजेनेसिस। इसी को कहा गया है एसिडोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पर एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा एसिड। और जो ऑर्गेनिक एसिड है ये जो है, ये लास्ट को कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर मीथेन। इंक चेंज करता हूँ, मीथेन CH4, मीथेन, फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद H2 H2S, इसमें ये कन्वर्ट हो गया CH4 CO2 H2 N2 H2S। तो इसमें कन्वर्ट हो रहा, मतलब यहाँ पर होगी थर्ड स्टेप। और जो थर्ड स्टेप है वही रहेगा मेन मिथानोजेनेसिस, मतलब जहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस होगा, ये है थर्ड स्टेप, इसको कहा जाएगा मिथानोजेनेसिस। ये है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा, मेनली मिथानोजेनेसिस में क्या होगा। तो इतना याद हो गया, एसिडोजेनेसिस मतलब एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है वो रहेगा मिथानोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ये थर्ड स्टेप, मिथानोजेनेसिस। नाम एक बार और याद रखिए, बायोगैस, गोबर गैस, स्लज गैस, क्लोरोक्लार गैस, सीवेज गैस, मार्श गैस, तो ये सभी नाम है इसके बायोगैस के। तो अब देखो मिथानोजन या मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया अब यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा थर्ड स्टेप में। कौन एक्टिव हो गया? मिथानोजन आर एक्टिव। अब ये एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव हो गए क्या करेंगे? ये माइक्रोबियल डाइजेशन करेंगे। किसका? वो जो अभी फूड जो मिला था, यानी कि जो हमको ऑर्गेनिक मैटर था, एसिडोजेनेसिस के आगे की स्टेप है माइक्रोबियल डाइजेशन होगा यहाँ पर, एंड फर्मेंटेशन, एंड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हम बेसिक रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पर कौन से रिएक्शन होता है, इंपॉर्टेंट बेसिक रिएक्शन, यहाँ पर कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं जिससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले देखा था यहाँ पर क्या होता है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है वो रिएक्ट होगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और इससे प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो पहले ये रिएक्शन होगी। उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है ये और फर्दर रिएक्ट होगा हाइड्रोजन के साथ, दिस CO2 प्लस 4 टाइम्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसको रिएक्ट होकर इससे प्रोड्यूस होगा CH4 मीथेन, और 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा हमारा मीथेन, मतलब बायोगैस। और ये जो रिएक्शन दिख रही है C, इससे भी मीथेन गैस प्रोड्यूस हो सकता है। देखिए ये जो एसिटिक एसिड है। अब देखिए इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दीजिए, बचा क्या? ये CH3 और H, मतलब CH4। तो मतलब यहाँ पर निकलेगा CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट, और प्रोड्यूस होगा मीथेन एज अ मेन प्रोडक्ट, दिस इज मीथेन, मीथेन। और रिएक्शन कौन सी रहेगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना, तो इसके लिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? डी कार्बोक्सिलेशन। तो इस रिएक्शन को कहा जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। तो ये
तो देखिए क्या क्या हुआ इसमें। ये रिएक्शन मैं बोल रहा था आपको कि यहाँ पर ये याद रखना है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, यहाँ पर नंबर नहीं देता हूँ, मतलब याद रखना आपको। 2, 3 स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, नंबर 4 फैट, नंबर 5 प्रोटीन। तो इसको डाइजेशन हो रहा है और यहाँ पर जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी ये रिएक्शन, जिसको कहा जाएगा सोल्यूबलाइजेशन। दिस इज सोल्यूबलाइजेशन फर्स्ट, ये याद रखिए, सोल्यूबलाइजेशन। नंबर 2 एसिडोजेनेसिस और नंबर 3 रहेगा यहाँ पर एसिडोजेनेसिस। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, और इसको इजीली याद रखने का है सर 5 मिनट। तो ये जो सोल्यूबलाइजेशन है इसी को कहा जाएगा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन ये है एसिडोजेनेसिस। मैंने बोला था आपको इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, डी, ए और एम, मतलब डैम। तो ये ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं। डीकम्पोजर, डीकम्पोजिशन के लिए डीकम्पोजर लगेंगे, उसके बाद एसिडोजेनेसिस के लिए एसिडो एसिड बैक्टीरिया लगेगा, और यम मतलब मिथानोजेनेसिस के लिए मीथेन बैक्टीरिया लगेगा। तो यहाँ पर सिंथेसाइज हो गया ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मोस्ट कॉमन कौन सा था? एसिटिक एसिड, CH3COH, और इसका डीकार्बोक्सिलेशन होकर ही क्या प्रोड्यूस हुआ था? मीथेन। और जब डीकार्बोक्सिलेशन प्रोड्यूस हुआ CO2, H2, N2, H2S, ये गैसेस प्रोड्यूस होंगे। अब ये नेक्स्ट पार्ट है माइक्रोप्रोसेस बायो कंट्रोल एजेंट्स, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक के लिए इतना याद रखिए